नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। 16 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 6 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। अब डोमन सिंह बलौदाबाजार के कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। नीलेश क्षीरसागर महासमुंद के कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। नम्रता गांधी को अब जिम्मेदारी दी गई है। गरियाबंद कलेक्टर उनको बनाया गया है। ऋचा प्रकाश चौधरी गुरेला पिंडरा मरवाही के कलेक्टर, तो वहीं कुलदीप शर्मा को कोरिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नारायणपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है ऋतुराज रघुवंशी को और टोपेश्वर वर्मा को खाद्य नागरिक आपूर्ति का सचिव बनाया गया है। तो एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। छत्तीसगढ़ में 16 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कोरिया कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है कुलदीप शर्मा को और इसके साथ ऋतुराज रघुवंशी अब नारायणपुर के कलेक्टर होंगे। तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ी भारतीय प्रशासनिक सेवा के बड़ी सर्जरी की गई है। जिम्मेदारी बदली गई है और तबादलों के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 16 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। टोपेश्वर वर्मा को खाद्य नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिव नियुक्त किए गए हैं। श्यामलाल धावड़े बस्तर के संभाग आयुक्त बनाए गए हैं और उनके आपको जानकारी दे दे, महादेव कावरे संभाग आयुक्त दुर्ग के नियुक्त किए गए हैं। तो कई जिलों के कलेक्टर बदले हैं। 16 के तबादले किए गए हैं और इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी संदीप से। संदीप, एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में 6 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। 2 संभाग आयुक्तों का तबादला हुआ है, जबकि स्मार्ट सिटी रायपुर के जो प्रबंध संचालक है वो भी यहाँ पर बदले गए हैं। आपको बता दें कि महादेव कावरे जो है वो दुर्ग संभाग के आयुक्त होंगे, जबकि श्यामलाल धावड़े जो हैं उन्हें कोरिया से हटाकर अभी आयुक्त जो बस्तर संभाग है वो बना दिया गया है। इसके अलावा जो डोमन सिंह महासमुंद कलेक्टर को बलौदाबाजार भेजा गया है, जबकि आप देखेंगे कि नीलेश कुमार क्षीरसागर जो थे उन्हें गरियाबंद से महासमुंद भेजा गया है। अगर जिला गौरेला पेंड्रा की बात करें और गरियाबंद की बात करें तो दोनों कलेक्टरों को बदला गया है आपस में। इसमें नम्रता गांधी जो है वो गरियाबंद की कलेक्टर होंगी, जबकि ऋचा प्रकाश चौधरी जो है वो गौरेला पेंड्रा की कलेक्टर होंगी। कुलदीप शर्मा को कोरिया भेजा गया, जबकि ऋतुराज रघुवंशी जो है वो जिला नारायणपुर भेजे गए हैं। इसमें आपको बता दें कि रायपुर स्मार्ट सिटी के जो प्रबंध संचालक हैं, अभी तक वो नगर निगम के जो आयुक्त हैं प्रभात मलिक वो होते थे, तो अब अभिजीत सिंह जो हैं वो प्रबंध संचालक होंगे स्मार्ट सिटी रायपुर के। तो ये दोनों पद अब अलग अलग रहेगा। अभिजीत सिंह जो है वो प्रबंध संचालक होंगे। इसके अलावा बड़ी देखिए और सर्जरी हुई है। इसमें जिला पंचायत CO भी कई बदले हैं। रोहित व्यास जो है उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। बस्तर का रोक्तिमा यादव है, उन्हें जो है गरियाबंद भेजा गया जिला पंचायत CO के लेवल पे। तो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है और अलग अलग जो है आपको बता दें कि जो दिवांशु काबरा है सह संचालक थे पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी संवाद के, उन्हें जो है अभी आयुक्त परिवहन का जो है प्रभार सौंपा मिला गया है। बाकी जो शेष प्रभार है वो यथावत रहेंगे। इसके अलावा अनिल साहू जो है उन्हें छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड का जो है प्रबंध संचालक बनाया गया। तो काफी बड़ी सर्जरी है, बड़ी एक लंबी सूची आई है। जी शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 16 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कुछ को विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है और ज्यादातर कलेक्टर बदले गए हैं। श्यामलाल धावड़े को अब संभाग आयुक्त नियुक्त किया गया है बस्तर का और इसके ही साथ कई लोगों के कार्यभार भी बदले गए हैं। महादेव कावरे को संभाग आयुक्त बनाया गया है दुर्ग का। अनिल साहू जो छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अभिनय संचालक की नियुक्ति की गई है इनकी। और इसके ही साथ आपको बता दें 16 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सुनील कुमार जैन स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव बनाए गए हैं। और चलिए बढ़ते हैं, रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई। पीएम मोदी कोविड समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों से राज्यों के हालातों का जायजा ले चुके हैं और घातक वायरस के फैलने को रोकने के लिए कदमों पर उन्होंने चर्चा की। इस बैठक में राज्यों में लगाए गए प्रतिबंधों पर भी चर्चा हुई है और साथ ही उन उपायों पर भी मंथन किया गया जिसके जरिए कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर रोक लगाई जा सके। वर्चुअल मीटिंग में गृह मंत्री अमित
चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। हालांकि भूपेश बघेल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा नहीं हुई, लेकिन पीएमओ को छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे काम की जानकारी दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में जानकारी दी है कि प्रदेश में पात्र किशोरों में से 72% से अधिक का डोज लग चुका है। वहीं प्रिकॉशन डोज 1,80,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है। और अब बारी छत्तीसगढ़ कोरोना अपडेट की। छत्तीसगढ़ में आज 6,015 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो वहीं राहत की बात यह रही कि आज 4,636 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 63,221 टेस्ट किए गए हैं आज। और इसके साथ अब छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव दर 9.51% तक जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या 28,797 हो गई है। रायपुर में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 2,020 नए मरीज मिले हैं। तो वहीं दुर्ग में 673, कोरबा में 520 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में आज 4,636 लोग स्वस्थ हुए हैं, इन्हें डिस्चार्ज किया गया है। 63,221 आज टेस्ट किए गए। पॉजिटिव रेट अब 9.51% तक जा पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई है छत्तीसगढ़ में। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय से। विनय, लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। 6,000 के पार हो गया है आंकड़ा आज का। देखिए, आज 6,000 के पार का आंकड़ा है और ये चिंताजनक विषय है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि हम अधिक से अधिक मरीजों को ढूंढ पा रहे हैं। ये हमारी बड़ी कामयाबी है, उपलब्धि है, क्योंकि जितनी जल्दी मरीजों को सर्च करेंगे उतनी ही जल्दी उन्हें आराम करने रिलीफ दे देंगे। इसके साथ साथ में संक्रमण है वो दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये आज जो जांच हुए हैं, इस तरह से जांच बढ़ाई गई है और जांच जो संख्या है उसके 63,000 अब पहुंच गई है। जहाँ पे आज से 20 दिन पहले आप देखेंगे तो 10 या 12,000 जांच हुई। 63,000 जांच में से ये 6,000 लोग संक्रमित मिले हैं। 9.51 ये संक्रमण जो दर है वो है। और अच्छी बात यह कि 16 जिले हैं ऐसे जिसमें से 4% से दर जो संक्रमण दर वो कम है, जिससे कि राज्य शासन ने तय किया है कि इससे ज्यादा संक्रमण दर होता है तो वहां पर पाबंदियां लागू की जा सकती है। तो 16 जिले अभी सुरक्षित है ऐसे जगहों पर। अब बात करें तो 6,000 लोग मिले हैं, लेकिन उसके साथ में 4,636 लोग आज स्वस्थ हो गए, क्योंकि आज से 7 दिन पहले 7 दिन का क्वारंटाइन टाइप पीरियड है और आज से 7 दिन पहले ही मरीज मिलना शुरू हुए थे और बड़ी संख्या मरीज मिले थे। आज वे स्वस्थ होकर के अपने घर वापस हो गए हैं। ये एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है। लेकिन 7 लोगों की मौत, ये एक चिंताजनक एक नया विषय है कि बताया जा रहा था कि ओमिक्रॉन या बाकी जो संक्रमण है उनमें मौत की संख्या बहुत कम होगी इस बार। लेकिन आज जहां 2 या 3 मौत होती थी, आज 7 मौत है। 7 जिले ऐसे हैं जहां पर मौतें हुई हैं। तो ये एक बड़ा चिंताजनक विषय है। ये केवल आज ही मौत हुई या 2-4 दिन में और भी जिलों में मौत होती है, ये एक बड़ा मॉनिटरिंग करने वाला विषय रहेगा। अगर मौत की संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा गंभीर विषय लेकर के फिर से कोरोना को लेकर के छत्तीसगढ़ आएगा। जी, शुक्रिया विनय पूरी जानकारी के लिए। और अब बारी मध्य प्रदेश के कोरोना अपडेट की। मध्य प्रदेश में आज 4,031 नए कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 8,14,473 कुल संक्रमितों की संख्या जा पहुंची है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में आज 782 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,86,278 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या मध्य प्रदेश में 17,000 के पार हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से। नीलम, 4,000 के पार पहुंच गया है एक दिन का आंकड़ा मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार जो है बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो है इंदौर और भोपाल और उसके बाद जबलपुर ग्वालियर से नए मामले देखने को मिल रहे हैं। पॉजिटिविटी जो दर है, संक्रमण की दर, वो 5.1% तक पहुंच गई है, जो कि चिंता का विषय है। क्योंकि आज से ही करीब अगर हम बात करें 15 से 20 दिन पहले की, तो संक्रमण की दर थी वो 1% के आसपास थी। पर अब लगातार बढ़ती हुई संख्या और पॉजिटिविटी दर जो है चिंता का विषय जरूर बढ़ा रही है। और यहाँ पर ये देखने वाली बात भी है
है कि लगातार पिछले 4 से 5 दिन हो गए हैं मध्य प्रदेश में जो मौतों के आंकड़े हैं वो भी बढ़ते हुए मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भी 3 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। ग्वालियर, जबलपुर और सागर से एक संक्रमित की यहाँ पर मौत दर्ज की गई है। वहीं हालांकि अगर हम ठीक होने वाले मरीजों की बात करते हैं तो 782 मरीज भी यहाँ पर डिस्चार्ज हुए हैं और जो एक्टिव केस है उनकी संख्या 17,652 पहुंच गई है। हालांकि राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि इस बार जो है भलाई संक्रमण दर ज्यादा है या संक्रमितों की मिलने की संख्या ज्यादा है, तो जो अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या है वो 6 से 7% के आसपास ही है। पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं तो उसी के मुताबिक, उसी अनुपात में जो है हॉस्पिटलाइजेशन भी लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ मिल रहा है और इसके लिए लगातार सीएम जो है समीक्षा बैठक कर रहे हैं और कल भी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी जिला क्राइसिस कमेटियों के साथ, जिला कलेक्टर्स और संभाग आयुक्त के साथ कोरोना को लेकर एक बार फिर से समीक्षा करने जा रहे हैं कि जो बढ़ती हुई संख्या में केस मिल रहे हैं तो उसे किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। शुक्रिया नीलम पूरी जानकारी के लिए। ग्वालियर चंबल संभाग में सरकार ने किसानों की ज्वार और बाजरा उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदा था, उसे अब अमानक करार दे दिया गया। साथ ही सोसाइटीज को ज्वार बाजरा वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश ये भी है कि किसी भी कीमत पर सरकार की राशि को वापस कराया जाए, चाहे कुर्की ही क्यों ना करनी पड़े। ये रिपोर्ट आप देखिए। ग्वालियर चंबल के कई किसान अपनी उपज बेचने की खुशी नहीं मना रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने उनकी बेची गई ज्वार और बाजरा को अमानक बताया है। इसके पीछे खरीदी केंद्रों पर सहकारी समिति के प्रबंधकों पर गड़बड़ी के आरोप हैं। दरअसल खरीदी के समय उपज की गुणवत्ता जांची जाती है, बावजूद इसके बिना देखे ज्वार बाजरा खरीदा गया, अब उसे अमानक बता दिया। सरकार बोल रही है कि इसको ज्वार और बाजरा जो खरीदा गया है वो अमानक पाया गया और उसको वापस किया जाएगा। तो इसमें किसानों की हम ये पूछना चाहते हैं शासन से कि इसमें किसानों की क्या गलती है। किसान के पास जो उत्पादन है किसान लेकर के जा रहा है, हमारा कहना है जो कैसा भी हो तो ये उनको वापस मतलब खरीदना चाहिए और ये वापस करने का निर्णय वापस लेना चाहिए। सभी किसानों के साथ हुआ है, मेरे साथ क्या अकेला हुआ है, सभी किसानों के साथ उन्होंने बोल दिया है कि अपनी ज्वार उठा ले जाइए और प्रशासन से अब निवेदन है कि उन किसानों का पैसा दिलवाएं। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव ने ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, दतिया, मुरैना, सीहोर, देवास, सागर और पन्ना जिलों में बिना शर्त के ज्वार बाजरा को वापस करने के निर्देश दिए हैं। अमानक ज्वार बाजरा वापस नहीं करने पर सख्ती की बात भी आदेश में कही गई है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को घेरा है। शासन निर्देश है कि किसानों को वापस कर दिया जाए और यदि वापस नहीं करते तो उसकी कार्रवाई आगे की जाएगी। अभी लगभग 2200 क्विंटल वापस हो चुका है। जो अच्छा होगा ले लेंगे, जो बचेगा उसे वापस करेंगे और किसानों के जो भुगतान की बात है तो उसमें सोसाइटी और प्रबंधक जो भी हैं इनकी प्रॉपर्टी बेच के नीलाम करके और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो भुगतान किया जाएगा। बाजरा कोई किसान ने नहीं बनाया। जब एक तरफ आप वर्षा के कारण मुआवजा दे रहे हो, आप पशुओं को उनको मरने पर उन पर मुआवजा दे रहे हो, लेकिन फसल चौपट हो गई, इसके लिए किसान को कोई राहत नहीं मिल रही। और जिन किसानों का माल खरीद भी लिया था सोसाइटियों ने, उनको प्रेशर बना के उनको भुगतान नहीं किया जा रहा, माल उठाने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा। आदेश के बाद परेशान किसान आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं तो खाद्य विभाग के अधिकारियों से लेकर सोसाइटी संचालकों में हड़कंप की स्थिति है। इस बीच सवाल यह है कि उपार्जन केंद्रों पर किसान जब ज्वार बाजरा की तुलाई करवा रहे थे तब सोसाइटी संचालकों ने उन्हें तत्काल वापस क्यों नहीं किया। नासिर गौरी, IBC 24। आइए देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। कांग्रेस पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 125 प्रत्याशियों के नाम हैं। इस लिस्ट में 50 महिलाएं भी शामिल हैं। लिस्ट जारी करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हमने प्रयास किया है संघर्षशील और पूरे प्रदेश में नई राजनीति की पहल करने वाले प्रत्याशी हों। आरएलडी और सपा गठबंधन ने गुरुवार को प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। रालोद सपा के गठबंधन ने 29 प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए ट्वीट किया कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में लाएगा परिवर्तन। युवा किसान के विकास का मंत्र आ रहे हैं अखिलेश और जयंत।
ट्रेन हादसे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण ये दुर्घटना है। मौके पर बचाव टीम के साथ आला अधिकारी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने भी फोन कर जानकारी ली है। मैं कल सुबह मौके पर जाकर जायजा लूंगा। दुर्घटना के हर पहलू की जांच होगी। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य सचिव और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का शुभारंभ किया और उसमें भाग लिया। और आइए बात करते हैं मुंगेली की। मुंगेली जिले के लोरमी कोटा मुख्य मार्ग में पिछले कई घंटों से आवागमन पूरी तरह बाधित है। वनांचल के आदिवासी समुदाय के लोगों ने मुख्य मार्ग का घेराव कर दिया है। आपको बता दें, समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी नारेबाजी करते हुए हंगामा कर रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुंगेली जिले में सामाजिक धार्मिक रैली और धरना प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है। वहीं प्रदर्शन को पूर्व विधायक तोखन साहू ने समर्थन दिया है। चक्का जाम कर रहे ग्रामीण पेड़ों की कटाई के मामले में गिरफ्तार उत्तम ध्रुव और भागवत पट्टा को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा चक्का जाम जारी रहेगा। परिजन ने वन विभाग पर घर में घुसकर मारपीट का भी आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों को लोरमी एसडीएम मेनका प्रधान और तहसीलदार छाया अग्रवाल समेत राजस्व विभाग की टीम लगातार समझाइश दे रही है, लेकिन ग्रामीणों का चक्का जाम जारी है। सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यूनिफॉर्म की बंदिशें नहीं रहती है, लेकिन बालोद जिले में एक ऐसा सरकारी कॉलेज है जहां के छात्र एक जैसे यूनिफॉर्म में कॉलेज आते हैं, जिसकी वजह से ये कॉलेज इन दिनों चर्चा में है। जिले के बिलौदी कॉलेज में 600 छात्र पढ़ाई करते हैं जो रोज एक जैसा यूनिफॉर्म पहनकर कॉलेज आते हैं। प्राचार्य के मुताबिक कॉलेज में पहले बाहर के लड़के लड़कियां भी आ जाती थी, जिसके कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता था कि छात्र कॉलेज के हैं या नहीं, और इससे अनुशासनहीनता बढ़ रही थी। जिसके बाद छात्रों की पहल पर यह ड्रेस कोड लागू किया गया। इस नियम को सभी छात्र भली भांति मान भी रहे हैं। ये हम अपने मन से किए हैं, हम लोग ने ही ये यूनिफॉर्म लागू किया है। इससे गर्ल्स बॉयज़ सभी को अच्छा महसूस हो रहा है और लड़कियां प्रोटेक्टेड भी है। पहले यहाँ कुछ होता था, गर्ल्स बॉय इधर उधर चले जाते थे, घूमने चले जाते थे। बच्चे लोग की पहल पर हमने किया है, तो ये महाविद्यालय परिवार के लिए एक अच्छा संदेश है। हम चाहते हैं कि ये इनके ड्रेस कोड से ही महाविद्यालय में एक भय की असुरक्षा समाप्त हो गई है। बच्चे संतुष्ट हैं, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा है, समय में बच्चे आते हैं, समय में बच्चे चले जाते हैं, उनके गार्जियन भी निश्चिंत हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा डंडा नृत्य विलुप्त होते जा रहा है, जिसे सहेजने का बीड़ा बालोद के नागा डबरी गांव के बुजुर्गों ने उठाया है। ये टोली अलग अलग प्रकार के डंडों से पारंपरिक वेशभूषा में लोकगीत के माध्यम से डंडा नृत्य की प्रस्तुति देते हैं। साथ ही युवाओं को इसे जोड़ने और इसे बचाए रखने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्गों के इस पहल को छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सराहा है। साथ ही युवाओं के कार्यक्रम में इस कला को सामने लाने के लिए बुजुर्गों की टोली को आमंत्रित किया है। बता दें कि डंडा नृत्य का फागुन त्योहार के समय खास महत्व माना जाता है। महासमुंद में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश के कारण सरायपाली बसना के धान खरीदी केंद्र को बंद कर दिया गया और इसके कारण किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। वहीं बचे धान की खरीदी भी प्रभारियों को करना है। ऐसे में प्रभारी खरीदे गए धान की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। जगदीशपुर धान खरीदी केंद्र में बारिश से बचने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। धान को बचाने के लिए त्रिपाल और कवर लगाया गया है। बता दें कि धान खरीदी के लिए अब सिर्फ 11 दिन ही बचे हैं। जिले की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसे में बेमौसम बारिश के कारण पत्तेदार सब्जी, बैगन, टमाटर, लौकी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी बारिश से नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट शासन को भेज रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सरायपाली की और महासमुंद की। सरायपाली की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। लगातार इस इलाके में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर महासमुंद की है, जहां फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है बारिश के कारण। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।